रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर और रब की नेमत है रमज़ान के इस सेगमेंट के साथ मैं एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा अब का सेगमेंट रहमत है मेहमान में हम मुलाकात कराते हैं आपकी कुछ ऐसे अहबाब से, कुछ ऐसी शख्सियात से जिन्होंने ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए बल्कि इस वतन अज़ीज़ के लिए, इस शहर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए की जुस्तजू रखी है। और आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ इस पहली ट्रांसमिशन में, जिसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारी माह रमज़ान की पहली ट्रांसमिशन में हमारे पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप CEO हैं पटेल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ के, या जो यकीनी तौर पर इनका फैमिली बिजनेस है, जिसके बारे में यकीनी तौर पर हमारी बात हुई। कमोडिटीज़ और रमज़ान का बड़ा चोली दामन का साथ है। आज ज़रूर इस मौजू पर बात भी होगी। और आप यकीनी तौर पर जब कमोडिटीज़ की बात होती है तो इंडेंटर्स, सप्लायर्स और दीगर कई ऐसे इदारों के साथ आपकी वाबस्तगी इस प्रोफेशन के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे आज। आप ओपरेटा मेमन एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमाओं में से एक हैं, कब्रिस्तान कमेटी के आप चेयरमैन हैं, एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट हैं और मेंबर फैसला कमेटी के भी की हैसियत से भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे, मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत CPK कम्युनिटी पुलिसिंग के भी एक सरकर्दा रहनुमाओं में से एक जनाब नासिर हारून पटेल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। रमज़ान के पहले दिन में बड़ा ही मुश्किल होता है किसी मेहमान को हमारे इस ड्राइंग रूम में, हमारे इस स्टूडियो में ज़हमत देना, लेकिन आपने यकीन तौर पर हमें ये शर्फ बख्शा कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया और इस प्रोग्राम में बड़ी खुशी हुई आके। और मेरा नाम नासिर पटेल है। जी, जोड़िया बाज़ार से ताल्लुक़ रखता हूँ। बिल्कुल सही। अनाज का कारोबार करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। यही तारुफ मैंने आगाज़ में भी कराया। और नाज़रीन किराम, मेहमानों से ज़रूर बात होगी, गुफ्तगू होगी, लेकिन आपको पता है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, हमारी रहमत है मेहमान का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम, नात रसूल मकबूल, हमद बारिया ताला से। तो आज ऐसे ही एक मेहमान, हर वक्त हमारी तीसरी ट्रांसमिशन है ये मेरी इस चैनल पर, और तीसरा ही साल हमारे इस दोस्त का भी है। हमारे इस ड्राइंग रूम में, हमारे इस स्टूडियो में हाफिज़ मोहम्मद ताहिर, एक खुश अलहान नातख्वां हमख्वां हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया हमारे मेहमान से कि फ़र्स्ट रमज़ान को, पहली रमज़ान को ट्रांसमिशन में हाजिर होना ज़रा सा मुश्किल होता है, लेकिन आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सुना रहे हैं आज हमें? मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, तू मेरे काम को आसान बना देता है, तू मेरे काम को आसान बना देता है। तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाहु जल्ला जलालुहु। और तेरे नाम
नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, जो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। कलाम पाक व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। जिसे तू जो चाहे अजीम है, जिसे तू न चाहे ज़लील है, जिसे तू न चाहे ज़लील है, और तेरे हाथ इज़्ज़त व आबरू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह 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 स्पीचलेस। क्या माहौल बनाया है हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाशमी। जब जब भी हमारे इस स्टूडियो का, इस ड्राइंग रूम की ज़ीनत बनते हैं, कुछ ऐसा ही मुअत्तर माहौल। और आज पहली रमज़ान, पहला आगाज़ आपका, खुदा करे कि इसी मुअत्तर खुशबुओं के साथ हमारा पूरा रमज़ान इस स्टूडियो में गुजरे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, मेहमान का जिक्र मैं कर चुका हूँ, मेहमान का तारुफ भी मैं करा चुका हूँ। अब थोड़ी सी बातचीत इस गुलहाए अक़ीदत, इस नाते हमद बारी ताला के बाद नासिर हारून पटेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसा पहले तो बिज़नेस की बात करते हैं, आगाज़ की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यकीन तौर पर हर इंसान जो आज बड़ा शख्स है, कभी न कभी तो छोटा भी हुआ करता था। कैसे, किन इलाक़ों में बचपन गुजरा, कम्युनिटी के किन लोगों में उठे बैठे, कैसा स्कूलिंग, कॉलेज, मतलब किस तरह से तालीमी बलूगत आती गई, और थोड़ा सा माजी के दरीजों में आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई, ये तो आप मुझे पुरानी यादें याद दिला रहे हैं। यही जोड़िया बाज़ार से हमारा ताल्लुक़ रहा है, वहीं पे हमारी पैदाइश हुई है। उस वक्त बहुत कम लोग होते थे और बहुत अच्छा और काम होता था। पैदाइश जोड़िया बाज़ार में हुई, वहीं से हम आगे चले, CMA स्कूल में तालीम हासिल की, जो कि भीमपुरा में, आपको याद होगा, आप भी, तकरीबन जितने भी लोग हैं हमारे दोस्त अहबाब, वो सब वहीं से ही, बिल्कुल बिल्कुल, खारदर हो गया, जोड़िया बाज़ार हो गया, ओल्ड सिटी एरिया हमारी जन्मभूमि है ना, हमारी सुकून जो है हिजरत के बाद वहीं से हुई है। इसी तरीके से सब लोग आगे बढ़े, वहीं से ही पुराने दोस्तों सब साथ साथ चलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तक साथ रहे। फिर इसके बाद कुछ बाहर चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, कोई अंदर तो नहीं पढ़ते नहीं सब कुछ लोग कहते हैं कुछ बाहर चले गए, कुछ अंदर हो गए। और उस वक्त हम, आपको पता होगा, क्रिकेट खेलते थे, कुर्बानियाँ होती थी उस वक्त। मुहर्रम के दिनों में वो गाय जानवर काटते थे, हलीम बनाते थे, वो दिन तो क्या ही दिन थे। अच्छा, एक यहाँ रमज़ान का पहला रोज़ा है और आज हम साथ हैं, उस वक्त का रमज़ान
क्या 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 यादें हैं, कुछ ऐसी यादें? पहला रोज़ा अगर याद हो, वो तो खैर बहुत अव्वलिन दिनों में हमारी मेमन कम्युनिटी में तो बहुत ही छोटी उम्र में रमज़ान या रोज़ा शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी उस वक्त की यादें, खाड़ा दर मीठा दर, आपको पता है उस वक्त की वहाँ की रौनकें। हाँ, क्या बात है। तो वहाँ तो रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम रोज़े रखते हुए आ रहे हैं और काफ़ी लोग, सभी लोग रखते हैं। तो बचपन में भी हम जब रोज़े रखते थे तो हम ज़ोहर के वक्त उठते थे और हमारी अम्मी उठाती थी हमें कि या झाड़ू लगाओ या ये लगाओ या कुछ ना कुछ करो, ये ले आओ वो ले आओ। सही बात है। फिर हम ज़ोहर के वक्त चले जाते थे मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट, वहाँ पे हम नमाज़ पढ़ के वहीं रहते थे असर तक सोते थे। वो पुरानी यादें आपने याद दिला दी बचपन की। फिर उसी तरीके से हम आते थे घर में, सामान सब चीज़ें इफ्तारी का सामान लेकर। सब जिक्र हो रहा है यकीनी तौर पर, जब ज़ोहर से लेकर असर तक का वक्त रमज़ान में मस्जिद में गुजर रहा है तो आसपास दोस्त अहबाब सारे, तो वो जो बचपन के दोस्त होते हैं वो आज तक हैं किसी तरीके से? वो सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बॉन्डिंग है वो अब तक या नहीं? सारे लोग हैं और हम सो जाते थे। क्या बात है। और जब तरावी का टाइम आता था तो वो बचपन ही था ना, वो अल्लाह अकबर होता था और हम बाहर चले जाते थे घूमने के लिए। कुछ टाइम ऐसा गुजरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है हमें। वो तो देर लगी, क्या ही बात, लेकिन वो हमने बड़ा एंजॉय किया। बिल्कुल ऐसा ही, ये कमोपेश मेरा ख्याल है कि आज जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका जब सलाम फेरते थे तो हम फौरन आ जाते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही बहुत खूबसूरत बचपन की यादें जो आज, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था सम टाइम में, ऐसा फील कर रहा था कि ये अपनी नहीं, कोई मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं जो वो बता रहे हैं। ऐसा ही है हम सब का बचपन, और हमारा बचपन का रमज़ान कमोबेश इसी अंदाज़ का होता है। आज हमें वो बच्चे ज़्यादा बुरे लगने शुरू हो जाते हैं जो इस किस्म के अतवार अपनाते हैं, लेकिन अगर हम अपने बचपन पर नज़र दौड़ाएं तो शायद कमोबेश हम सब बचपन में इसी अंदाज से थे। थोड़ी सी बात कर लूँ, आइसक्रीम सोडा बोतलें लेने के लिए जाते थे हम, क्रेट, अब्बू बोलते थे कि ले आओ वहाँ से। फिर इफ्तारी में हम कोल्ड ड्रिंक साथ और बहुत बड़ा काम करते थे जैसे बच्चे लोग, तो बड़ा एंजॉय करते थे इसको हम। और माशाल्लाह दोस्ती यारी भी वहाँ पे, अच्छे लोग वहाँ हमारे अब भी साथ हैं। और रमज़ान हम बहुत खूब अच्छे तरीके से गुजारते थे। और सहरी के वक्त सहरी हो जाती थी, उठते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। आगाज़ जोड़िया बाज़ार से होता है, कारोबारी आगाज़ भी जोड़िया बाज़ार से ही हो रहा है, फैमिली बिजनेस आपका जोड़िया बाज़ार अनाज से मुतल्लिक, तो ये इसकी थोड़ी सी तरतीब या कोई कनेक्शन बनाइए ना। नहीं, इसके बाद फिर हम आगे निकल के चले गए कायद आज़म की मज़ार से भी आगे गुलशन, आहिस्ता आहिस्ता, जो कि लोग कहते थे कि यार इतना दूर चले गए। जी हाँ, मज़ार को भी बोलते थे कि बहुत दूर चले गए। और गुलशन इकबाल तो एक बयाबान, वीरान बयाबान जगह थी वो, मुझे याद है। तो उसी तरीके से फिर हम वहाँ जो हमारे दोस्त वगैरह थे तो उसमें हम मजाक मस्ती भी चलती रहती थी। इतवार वाले दिन घूमने भी जाते थे कायद आज़म की मज़ार पे। जी टांगे में बैठ जाते थे सारे दोस्त जितने भी हैं, अभी भी सुन रहे होंगे मुझे, वो सब साथ हैं। अब वो टांगे कम नजर आते हैं, लेकिन रमज़ान में ही नजर आते हैं। एक और चीज़ बताऊँ, टांगे जाते तो थे, कैपरी सिनेमा तक पहुंचते थे तो एक उतर जाता था। तो टांगे वाला अकेला जाता था, वहाँ पे पहुंच जाता था। क्या ही बात है। वहाँ की आपने बातें सारी पुरानी याद दिला दी। थोड़ा सा बिजनेस की बात करते हैं और कमोडिटीज का बिजनेस जो है। जी। फिर इसके बाद हम स्कूल की लाइफ गुजारी हमने हैप्पी होम शहीद मिलद रोड से, फिर इसके बाद सेंट पेट्स कॉलेज, फिर दोस्त यार सब हम जाने लगे ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे एक दोस्त हैं उनके साथ, तो मैंने कहा ठीक है, घर वालों से पूछा। हम रहते थे मेमन प्लाजा में, गुलशन इकबाल, बिल्कुल हसन से आगे, आपको पता है। वहाँ के जितने भी हमारे दोस्त हैं इस वक्त माशाल्लाह हर आदमी टॉप 10 के लेवल पे मेमन प्लाजा से निकला हुआ जो हमारे दोस्त थे। तो मैं फिर टाइम पे जब हुआ तो घर वालों ने कहा कि नहीं, हम तो तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम फ़ौरन शादी करते हैं तुम्हारी ना। तो मैंने कहा ठीक है। वो फिर मेरा दोस्त चला गया। फिर यहीं पे रहे हम। जी। शादी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे मोटे काम करते रहे यहाँ पे सेलमैनी के, इधर ही गुलशन इकबाल में
कैसेटों का बिजनेस भी किया, कैसेट ऑडियो कैसेट्स का वो भी किया। अब शायद बच्चों को बताना मुश्किल होता है कि कैसेट भी दुनिया में कोई एक ज़माने की बड़ी मशहूर तरीन चीज़ हुआ करती थी। बिल्कुल, ऑडियो कैसेट्स होती थी। वो अब्बू ने कहा कि तुम इसको लो, ली मार्केट से कैसेटें, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ रहा हूँ मैं, बेचो, सप्लाई करो। तो वहाँ मैंने मेहनत की, वो कैसेटों को मुझे तो कोई जवाब नहीं देता था, ना मुझे काम करना आता था। सही। तो भगा देते थे लोग। फिर एक और सुजुकी में एक डिस्ट्रीब्यूटर बेचता था कैसेट्स, वो 18 रुपये की बेचता था। फिर मैंने 17 रुपये की उनको ऑफ़र की, 16 रुपये की ऑफ़र की, 14 रुपये की मेरी ख़रीद थी, मैंने 16 रुपये में दे दी। इस तरह करते करते लोग मुझसे लेना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया कि वो डिस्ट्रीब्यूटर वो जो था सुजुकी लेके, वो हमारे घर पे पहुंच गया अब्बू के पास कि ये आपने क्या, हमारी फैमिली, बच्चे हैं, ये तो सत्यानाश कर दिया इसने कारोबार का। क्या बात है। तो ये तो हम कहाँ जाएंगे। तो फिर उस वक्त अब्बू ने उसको बुलाया, मुझे बुलाया, बोला अब इसको यहाँ नहीं जाना है, इसको तो अब मैं जोरिया बाज़ार भेजूंगा। मैं यही सुनना चाह रहा था कि कोई आए इसकी शिकायत करे, कल से आपको ये नज़र नहीं आएगा। वो दिन था। फिर मैं चला गया जोरिया बाज़ार। इस पे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि अभी वक्फे के लिए मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन कराम, मेमन कम्युनिटी को बिज़नेस कम्युनिटी कहने का जो शर्फ है ना, वो इसीलिए हासिल होता है। आपने देखा कि एक बाप अपने बेटे को शायद हो सकता है कि उस लेवल से कमतर काम करा के, जिसे कहते हैं कि मांझा जाता है उसे। और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है कि जब बचपन के अवाइल दिनों में मुझे एक बहुत बड़े बिलियनर, मेमन कम्युनिटी के बिलियनर ने कहा कि मेरे वालिद मोहतरम जिनका अपना पोल्ट्री फार्म था, वो मुझे कहते थे कि ये लो 12 अंडे किसी को बेच के आ जाओ। मतलब ये ट्रेनिंग है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर में जहाँ भी बिज़नेस कम्युनिटी का नाम लिया जाता है, वह मेमन बरादरी का नाम भी बड़ी इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। थोड़ी देर का वक्फ़ा, गुफ्तगू बड़ी ही शानदार चल रही है। वक्फ़ा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और रहमत मेहमान के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान आया, रमज़ान। Welcome to Al Jadid Theme Park Residency. Al Jadid Theme Park Residency. For booking and details, contact us.
The iconic Centric Tower at the prime location of Kalachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान माहे रमजान रमजान आया रमजान आया रमजान आया रमजान आया खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान के हमारे आज के इस सेगमेंट में। और रब की नेमत है रमज़ान हमारा ये रमज़ान ट्रांसमिशन का खुसूसी सिलसिला। बात हो रही थी वक्फे पे जाने से पहले हमारे मेहमान नासिर हारून पटेल साहब से इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, इनकी बचपन की यादें, इनकी जवानी के वो काम जिससे उन्होंने जो है अमली ज़िंदगी में कदम रखा, बड़ी शानदार गुफ्तगू। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसा हमें मिलता है कि जब दिल से कोई बात निकलती है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कुछ अब तक किया है वो खुल के सामने आ रहा है। और यही बात आज नासिर हारून पटेल साहब ने हमारे सामने बयान भी की है। नासिर भाई, अब वालिद साहब को यकीन हो गया कि मेरा बच्चा जो है शायद कारोबार में इतनी कमांड हासिल कर चुका है कि शायद सीनियर्स लोगों को टक्कर देने लग गया है। अब बारी आई है उस कमोडिटीज़ ग्रुप की जिसके आप CEO हैं, यानी कि अब उस असल सिलसिले का आगाज़ हुआ आपकी ज़िंदगी का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया उससे पहले मैंने एक लजीज़ा खीर मिक्स में भी जॉब की थी। वहाँ पे एक्सपोर्ट मैनेजर के हिसाब से 9 से 5 वहाँ जाता था। ठीक है। और 6 से 10 एक डॉक्टर के पास डिस्पेंसरी का काम करता था। हाँ, क्या बात है, क्या 1100 रुपये मिलते थे वहाँ लजीज़ा खीर में। क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? उस वक्त मेरी उम्र थी 18-19 साल। 19 साल में डबल जॉब। मैं और आप आज का बच्चा ये सोच सकता है कि डबल जॉब के लजीज़ा खीर मिक्स में एक अच्छे ओहदे पर फायद होने के बाद अपने आप को मज़ीद ग्रूम करने के लिए एक डॉक्टर के साथ डिस्पेंसर, सर 10 बजे तक, फिर इसके बाद दोस्तों के साथ घूमना, 12 बजे खाना खाना, फिर वही सुबह का रूटीन। अच्छा, अब मैं दोबारा एक कैसेट्स के काम की तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने फिर कहा कि तुम्हें तो जोरिया बाज़ार भेजना है। अबू ने मुझे कहा जोरिया बाज़ार भेजना है। उन्होंने सारा बताया सब कुछ मुझे। मैं चला गया जोरिया बाज़ार, यही ब्रोकरी करने के लिए। समझ रहा हूँ। लेकिन एक बात थी हमारे वालिद साहब में कि वो रोज़ाना रात को मुझसे पूछते थे कि आज क्या किया। क्या बात। उस समय मैं फंस जाता था। मैं वहाँ जाता भी था तो काम करने को दिल नहीं चाहता था। मेरे 6 महीने तो ऐसे ही निकल गए। मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। बसों में जाते थे, समझ रहा हूँ मैं। बसों में भी जाते थे तो पैसे नहीं होते थे, तो यहाँ से निकलते थे, दूसरी तरफ से निकल जाते थे। तो करते करते वहाँ मैंने ब्रोकरी का काम शुरू किया जोरिया बाज़ार में। एक दुकान से दूसरी दुकान सबको बेचना माल। तो हमारे मामू की दुकान भी थी, पारिक कंपनी। वहाँ पे मेरे मामू के बेटे और सब लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया मेरे साथ। गुड। फिर उनकी हेल्प से फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि जाओ एक बाजरे का ट्रक बेच के आओ। बाजरे का ट्रक में जोरिया बाज़ार में एक आदमी ऐसा था जिसको बेचना बड़ा मुश्किल होता था। पूरी जोरिया बाज़ार में एक ही आदमी था कि उससे काम कोई भी नहीं कर सकता था। समझ रहा हूँ। पहली दफ़ा में मैं उसको बेच के आ गया। तो वो उस पर उन्होंने कहा कि यार वाकई इसको तुमने बेचा है? मैंने कहा हाँ, पूछ लो, फ़ोन करो। उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने बोला ये तो वाकई बेच दिया है। बोला अब तो पक्का हो गया। अब तो पक्का हो गया। अब तो ये मतलब एक इम्तिहान था, वो पास हो गया। वहाँ जाती पास हो गया। उस वक्त पेजर होता था, बिल्कुल याद है आपको, पता है ना? बहुत। पेजर लेने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। डीसी पेजर। उन्होंने मुझे पेजर दिलाया मामू के बेटे ने 6000 रुपये का। मैंने कहा मैं 500-500 रुपये मंथली आपको दे दूंगा। वहाँ से मेरा शुरू हुआ। फिर इसके बाद सब दुकानदारों के पास में बैठता था। सब लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ी मेहनत की। ना खाने का होश, ना पीने का होश, जा रहे हैं धक्के खा के। और 1-2 साल तो मैंने इतनी मेहनत की है इसके ऊपर, क्योंकि एक आदमी को होता है ना जब कुछ है ही नहीं, करना भी खुद ही है। जुनून और शौक़ भी था। तो मैंने कुछ पैसे कमाए शुरू में 40,000 रुपये। सही। 40,000 रुपये तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थे। अब 40,000 का मैं क्या करूं? मैंने क्या किया, स्टार्ट में ही 35,000 रुपये में अम्मी और अब्बू को उम्रे पे भेज दिया। क्या बात। फर्स्ट टाइम। पहली कमाई, जिसे कहते हैं पहली सेविंग्स, मैंने उनको भेज दिया। फर्स्ट सेविंग्स। 5,000 रुपये बचे मेरे पास। फिर वो जब उम्रे पे जब जाते थे, और उस वक्त मेरा काम खुद ब खुद चलता था, ये मुझे पता है। क्या बात है। मैं कुछ नहीं करता था, वो काम खुद ब खुद होता था। फिर इसी तरीके से मेहनत करते करते हर साल उनको मैं भेजता था
साल में 2 मरतबा भेजता था। और जब वो वहाँ जाते थे तो लोग बोलते थे कि ये लगता है इसके वालिद और वालदा उधर गए हुए हैं। काम खुद बोलता था कि काम क्या क्या होगा। बात है। बहरहाल मेहनत बहुत की मैंने, उसके अंदर हर आदमी के लिए ये मैसेज है कि बगैर मेहनत के कोई काम होता नहीं है। CEO बनने तक के ये जो सफ़र है आपका, मतलब बड़ा मुश्किल तो रहा, लेकिन बड़ा एंजॉय किया मुझे लगता है आपने इस सफ़र में। मैंने इसको इतना एंजॉय किया कि वहाँ मार्केट के सारे लोगों से, जितने भी नीचे दुकानदार थे, जो सेलर थे, बायर थे, उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई मेरी कि उनको भी ऐसा दोस्त नहीं मिला होगा और मुझे भी ऐसे लोग नहीं मिले होंगे। क्या बात। मिल के जो हमने सफ़र तय किया और कुछ ही सालों में ही अल्लाह ने वो मकाम दे दिया कि वो किसी का भी नहीं था। सर पटेल कमोडिटीज़ जो है, वो पटेल ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ जो है, ये सिर्फ जो है ना सप्लायर नहीं है, सिर्फ जो है ना इंडेंटर्स नहीं है, सप्लायर्स भी हैं। और सप्लायर्स में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है कि बड़े इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है, जिन इदारों में शायद समझते लोगों की ख्वाहिश होती है, लोगों की तमन्ना होती है, उसे वो अपने लिए एजाज़ समझते हैं कि उन इदारों में वो सप्लाईज़ करें, आप वहाँ भी कमोडिटीज़ और अनाज सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, मैं वहाँ पे पहले तो ब्रोकरी करता था। जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडेंट पे आ गया। बाहर से जो हमारी कमोडिटीज़ है, चने की हमारी कंजम्पशन है 7 लाख टन पूरे पाकिस्तान की। तो उस वक्त उन दिनों में हमारी फसल की भी पैदावार बहुत अच्छी होती थी, हम एक्सपोर्ट भी करते थे चना 2002 में। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोर्ट ख़त्म हो गया, ज़मीनें कम होती गई, वेदर प्रॉब्लम आता रहा, किसानों के मसले मसाइल आते रहे, तो फिर अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। एक्सपोर्ट हमारा ख़त्म हो गया, इंपोर्ट शुरू हो गया। फिर इंपोर्ट में भी हम आ गए, खुद भी इंपोर्ट करते थे, इंडेंट भी करते थे। आहिस्ता 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 हम इदारों में चले गए। पाकिस्तान पाक फ़ौज को भी टेंडर्स विन करके मैं उनको सप्लाई 25 साल से दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। आज की तारीख में भी उनका माल जा रहा है मेरे पास से ना, अल्हम्दुलिल्लाह। नेवी हो गया, उस वक्त यूटिलिटी स्टोर होता था, अब तो नहीं है। तो बहरहाल सारे इदारों में भी हमने बहुत काम किया, उतार चढ़ाव बहुत देखा, अप एंड डाउन बहुत देखी, लेकिन हमने हर चीज़ को फेस किया, कभी भी भागे नहीं। हम किसी भी मरहले पे हमने खूब मेहनत की और फेस किया और बहुत काम किया। इतना काम किया कि पूरी दुनिया हम घूमे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमे। हमने इन सारे निचोड़ के अंदर ये देखा कि दोस्त बनाए, हमने अच्छे दोस्त बनाए। और मैं समझता हूँ कि जिसके पास अच्छा दोस्त है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे बड़ी दौलत जो है ना वो अच्छे दोस्तों की है, जो कि आपको सही मशवरा दे सके। यहाँ एक बात, थोड़ी सी तल्ख बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं जमात और मेमन कम्युनिटी पर आऊँ, कि आपने ख़ुद कहा पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, जहाँ एक ज़माने में आपने ख़ुद कहा कि आप जिस प्रोडक्ट में काम करते हैं वो एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये हुई कि अब वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। यानी कि शायद हम वो इतनी जो है ना वसाइल नहीं हमारे कि जितनी हमारी पैदावार नहीं जितनी कि हमारी कंजम्पशन है। ये कैसे हुआ? क्या मिस प्लानिंग है, प्लानिंग का फुकदान रहा, क्या हमने कुछ और चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया कि हम जो है वो एक्सपोर्ट के बजाय इंपोर्ट करना शुरू हो गए? देखें, हम जो है ना 80% दालें एक्सपोर्ट हो रही हैं। उस वक्त 2002 में 80% हम एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट हो रही हैं आजकल। अब इंपोर्ट हो रही हैं सारी दालें। ऑस्ट्रेलिया से काला चना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कनाडा से हम काबली चना कर रहे हैं, मसूर की दाल हम कनाडा से ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, बर्मा से हम माश ख़रीद रहे हैं, येलो पीस हमारा रशिया से आता है। यहाँ पे जो लोग स्टोर में जाते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये बाहर से आता है। आपकी बेगमात भी जो जाती हैं पैसे आपसे ले लेती हैं, बिल बना के वो जाती हैं, ये दे दो, बिल आता है, फिर उनको पता तो होता नहीं है कि ये है कहाँ की प्रोडक्ट। सही। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोग करना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे। अगर हमारा ज़रिए मुल्क के बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाह रहा है, समझना नहीं चाह रहा है। जब इंपोर्ट करना होता है तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट की बारी आती है तो इंपोर्ट कर देते हैं। आप गंदुम में देख लें, चीनी में देख लें, आपको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चीनी, गंदुम, बाद में आप इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। वो वाहिद मुल्क है पहले एक्सपोर्ट करता है, उसी चीज़ को इंपोर्ट करता है। ऐसे ही है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ जो है ना मिसमैनेजमेंट है, करप्शन, बिल्कुल इसी तरह मिसमैनेजमेंट और ऐसे ही है। ये दो वो ऐसे वो जो हमें ऐसे दीमक है जिसने हमारी इस पूरी ज़राअत को चाट लिया है। बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, आप ये देखें कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। यहाँ पे
कराची हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है। हम रोडों से गुजरते हुए जाते हैं जब घर से वहाँ पे, तो सर में दर्द होती है कि हम 15-20 मिनट का सफ़र 2-2.5 घंटे में तय करते हैं। ऐसा ही है। रोड की हालत आप देखें, बिल्कुल ही कचरा कर दिया इन्होंने, जितना रह गया उसमें से भी गुजरना मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो टैक्स हम क्यों दें, हम खुद ही मिल के इसको बनाएं वो टैक्स के पैसों से। हमें तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ अपनी पे। मदद आपके तहत ही कुछ करना होगा शायद, तभी मसाइल हमारे हल होंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी और तरफ अब निगाह रखनी चाहिए, किसी और तरफ कोई उम्मीद होनी चाहिए। यही आज पहली रमज़ान का सबक हम सब के लिए है कि अपनी मदद आपके तहत अपने ज़ोर बाजू से अगर कुछ कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड होकर यूनिटी के साथ कुछ करने की जुस्तजू रखेंगे तो इंशाल्लाह वो काम ज़रूर कर सकेंगे। सर थोड़ा सा आपका उपलेटा में भी बड़ा ये हम जो है ना भूल नहीं सकते कि हमारा मेमन कम्युनिटी जो है ना हमेशा किसी न किसी अंदाज में, चाहे कितना ही पैसे वाला हो जाए, कितना ही मोतबर हो जाए, कम्युनिटी के साथ अपनी जड़ें मजबूत रखता है। उपलेटा मेमन एसोसिएशन से आपका ताल्लुक, आप उसकी कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन भी हैं, आप इसकी जो फैसला कमेटी के मेंबर भी हैं, आप एडवाइजरी कमेटी का भी हिस्सा हैं। कैसे देखते हैं जमात की इनकार कर दी, ख़ास तौर पे हाजी मसूद पारेक साहब की सरबराही में जिस तरह से उपलेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे की तरफ जा रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखें, हाजी मसूद पारेक हमारे इस वक्त चेयरमैन हैं, मोहतरम हैं। ये जब से आए हैं यहाँ पे तो इन्होंने एक दिन 4 साल इनको होने को आ जाएंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ हमारे साथ काम करो। 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं गया और एक एज ए एडवाइज़र गया, वहाँ भी हमने अच्छा काम किया। फिर इसके बाद फैसला कमेटी में गए। फिर एक दिन इन्होंने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं कि मेरे वालिद साहब का जो है ना इंतकाल हुआ 2012 में। इससे पहले मैं इनके साथ जाता था, वालिद साहब के साथ जाता था। लोगों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को कब्रिस्तान लेकर जाएं और उनको सिखाएं। मैं उनके साथ जाता था। उनके इंतकाल के बाद मैं फिर दिल्ली जाता था, रोज़ाना जाता था। हमारा कब्रिस्तान मेवाशाह में है, 1, 2, 3 1 में मैं जाता था। वो कब्रिस्तान आता था, जाता था, देखता था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। सही, बहुत कंजस्टेड था। तो कुछ ही दिनों पहले, साल पहले, हमारे हाजी मसूद पारेक ने मुझे कहा कि यार, वो भी मुझे मिला करते थे वहाँ पे मेवाशाह में, क्योंकि लोग वहाँ पे आना जाना इतना पसंद नहीं करते हालात के हिसाब से। सही बात है। जी जी बिल्कुल। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ये कब्रिस्तान को थोड़ा सा हम रेनोवेट ना करें। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें करना है करो, इसको बनाओ, हमारा देख के दूसरे लोग ऐसा बनाए, ऐसा करके दो। उनमें अंदर खुद भी चाहता था कि ऐसा मुझे कोई बोले और कोई क्या बात सपोर्टर बने। वो काम अल्लाह ने मुझसे करवा दिया। शब रात को भी नंबर 1 कब्रिस्तान हमने इतना अच्छा बनाया माशाल्लाह कि अब जो लोग नहीं जाते हैं वो भी जाएंगे। रोड भी बन गया, हमने रेनोवेट किया, कब्रों को बाउंड्री वॉल लगाई, लाइटें लगाई, टूट फूट मरम्मत, लाइटिंग, सबील लगाई। क्या बात है। और वज़ू खाना बनाया। तो वो देख के मुझे अभी भी फ़ोन आ रहे हैं दूसरी जमातों से भी कि यार आप हमें थोड़ा सा हेल्प कराएं, हमें भी ये चीज़ करनी है। तो ये कहने का मकसद ये है कि हर आदमी को अपने बच्चों को कब्रिस्तान आने जाने लेके जाना चाहिए, आना चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। बिल्कुल। एक तो वालिदैन क्या है, उनकी भी कोई किसी को कोई इज़्ज़त नहीं है। नमाज, मैं तो ये कहूँगा नमाज भी पढ़ें, दरूद शरीफ पढ़ें। ये रमज़ान की बरकत से अपने वालिदैन का ख्याल करें, एहतराम करें, वही कामयाबी है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पीर के पास। आपके पीर आपके वालिद हैं, आपकी वालिदा हैं, इनके कदमों में जन्नत है। उनके पास जाएं, उनसे पूछें, उनकी खिदमत करें, तो आपका रास्ता तो खुद ही बन जाएगा। क्या ही बात है, क्या ही बात है। ताहिर साहब, आपके लिए मौजू आ गया है, माँ बाप का जिक्र हो रहा है और आप मौजूद हों तो क्या ही बात हो जाती है। लेकिन मैं आखिरी सवाल ज़रूर करूँगा। बहरहाल मुझे उपलेटा जमात में बहुत अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, बहुत स्पीड से काम भी हो रहा है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर शोबे में मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। नासिर, आपने यकीनी तौर पर बड़ी एक कामयाब बिजनेसमैन की हैसियत से कम्युनिटी पर बड़ी गहरी निगाह है। आप उपलेटा मेमन एसोसिएशन में भी बड़ी जो है ना, अब जो आपके शौक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपके ज़रिए जो है वो काम कराने शुरू किए हैं जमात के तवस्सुस से। हमारी जो मेमन कम्युनिटी की जो सुप्रीम बॉडीज़ है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हो गए, मेमन लीडरशिप फोरम है, इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी न किसी अंदाज़ में कम्युनिटी की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें कर रही हैं। क्या समझते हैं कि क्या इन कोशिशों में
मज़ीद कुछ तेज़ी की ज़रूरत है या फोकस्ड होना पड़ेगा? आप समझते हैं कि मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो है वो ओवरलुक हो रही हैं, मतलब शायद आप समझते हैं कि चेंज अभी तक जिस तेज़ी से आना चाहिए था उस तेज़ी से आ नहीं रहा, ख़ास तौर पर उन तबकों में जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। जो सर्वाइव कर रहे हैं वो तो आगे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप समझते हैं कि थोड़ा सा और फोकस करने की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है? देखिए अल्ताफ़ भाई, इसके अंदर हमें बच्चों यूथ को थोड़ा मजबूत करना होगा, बिल्कुल उन पे तवज्जो देनी होगी, और वो काम कर भी सकते हैं, कर भी रहे हैं और बड़ी मेहनत कर भी रहे हैं। इनके ऊपर हमें तवज्जो की ज़रूरत है, और जो हमारी कम्युनिटी भी इसके ऊपर तवज्जो दे रही है, दूसरे इदारों को भी मैं यही कहूँगा कि यूथ को लाएं, नई जनरेशन को लाएं, वो काम कर रही है और करेगी और अच्छा काम करना जानती है, तो इस पर मेहनत की जाए, मैं समझ रहा हूँ। प्रोग्राम की गुफ्तगू ऐसी चल रही है आपके साथ कि शायद मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम को ख़त्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हम घड़ी की सुइयों के साथ क़ैद हैं। वो कहीं ना कहीं हमें यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम को अपनी तकमील तक ले जाना होता है। कैमरा हाजिर है, आप जिस स्टूडियो में मौजूद हैं द मेमन टीवी, अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुख्तसर से वक्त में एक अपनी मखसूस शनाख्त बनाई है। अली गोडिल हमारे CEO जो हैं, क्या कहेंगे आप आज के इस मौके पर, इस खुसूसी मौके पर, खुसूसी पैगाम मेमन टीवी के लिए और हमारे लोगों के लिए? अच्छा, ये मेमन टीवी, अली गोडिल साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, एक तो ये मैं आपको बता दूं, और हम CPK में भी वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी हैं, उसमें भी मैं उनके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बड़े मेहनती, और उनको देख के मैं लोगों को कहूँगा कि आप इनको देखें, वो जिस तरीके से मेहनत करते हैं, और उपरेटा और पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए हर जगह मैं समझता हूँ वो खड़े हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और अच्छा काम करते हैं, हर वक्त दिन रात लगे रहते हैं कामों में। तो बहरहाल मैं तो इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ और दुआ भी देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद तरक्की दे। आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब। नाज़रीन कराम, हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का वक्त कम हो पेश अपने अख्ताम को पहुँच रहा है, लेकिन ज़िक्र हुआ मोहतरम नासिर साहब की गुफ्तगू में माँ और बाप का, और जब हाफिज़ मोहम्मद ताहिर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हों और वो कलाम जो यकीनी तौर पर जब भी पढ़ते हैं हम सब के आंसू निकल आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मुझे तो दीजिए इजाज़त आज की इस ट्रांसमिशन से, लेकिन आखिरी कलाम सुनते हुए हम सब महसूस होते हैं। जी, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। रमज़ान की रौनक थी तेरे दम से दोबाला, रमज़ान की रौनकें थी तेरे दम से दोबाला, है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है, मेरे बाबा है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है, मेरी माँ है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है।
कुदरत ने किया दौलते ममता से है महरूम। कुदरत ने किया दौलते ममता से है महरूम। दौलत काहे अंबार मगर तेरी कमी है मेरे बाबा। दौलत काहे अंबार मगर तेरी कमी है मेरी माँ। दौलत काहे अंबार मगर तेरी कमी